So dear students, today we are going to start with the session number 2 of formulation and implementation of strategy under strategic management of CMA intermediate. So अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी कैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो स्ट्रेटेजी है उसके क्या फीचर्स हैं और कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है, इस टॉपिक से हम लोग बिगिन करेंगे आज का पार्ट 2। ओरिएंटेशन ऑफ द मेंबर्स इसका पहला फीचर्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स विच ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी में ब्रिंग टू बियर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन आर एज फॉलो। नंबर 1 पॉइंट है इसका हम लोगों का ओरिएंटेशन ऑफ मेंबर्स। HRM strategy has to ensure that individual employed in the organization have necessary orientation. Orientation मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्टरी पार्ट्स ऑफ द जॉब होता है ये ओरिएंटेशन, जहां पर एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस के वर्किंग एनवायरनमेंट्स के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह के स्ट्रेटजीज फॉलो किए जाते हैं, क्या हमारे गोल्स हैं आने वाले टाइम पे, किस तरह हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, किस तरह का हमारा वर्क प्रोसेस है, ये सभी कुछ ओरिएंटेशन प्रोसेस में एम्प्लॉय को बताया जाता है। सो जितना राइट ओरिएंटेशन होगा, जितना बेस्ट क्वालिटी का ओरिएंटेशन होगा, उतना ही ज्यादा वह एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जान सकेगा एंड देन आफ्टर आइडेंटिफाइड हो सकेगा और ऑर्गेनाइजेशंस के वैल्यू, कल्चर, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स में हेल्प दे सकेगा। So, HRM strategy has to ensure that the individual employed in the organization have necessary orientation so that the mission and objectives of the organization are internalized by the members and have a sense of identification with the value and culture of the organization. Organizations के value, culture, achievements के targets के बारे में उसे पता चलेगा। नंबर 2 पॉइंट है आपके यहाँ पर facilitation of organizational changes as and when called for. The practices and procedures are required to be in conformity with the changing internal and external conditions. The practices and procedures are required to be in conformity with the organizations के internal and external किसी भी जो internal और external conditions जैसे change हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें practices और procedures अपने organization में change होने चाहिए। और ये पूरा रोल कितना वाइटल रोल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट का है कि वह जैसे जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वर्क के प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस को चेंज करें। कॉपिंग विद द डाइवर्सिटी ऑफ द वर्कफोर्स के डाइवर्सिटी में सक्सेसफुली उसको इंप्लीमेंट करना। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन विथ हाईली कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ जॉब एंड प्रोसेसेस जनरली हैव अ हाईली डाइवर्सिफाइड वर्कफोर्स होते हैं, differentiated in terms of the age, sex, religion, professional and technical skill and educational background. And ये सभी कुछ वर्कफोर्स में डाइवर्सिटी है भाई, अलग एज ग्रुप के लोग हैं, अलग रिलीजियन के पीपल्स भी वहां पर है, अलग टेक्निकल ग्रुप के पीपल है, अलग अलग टाइप के प्रोफेशनल्स पीपल वहां पर है, एजुकेशनल बैकग्राउंड सबके अलग अलग है। इतने टाइप के लोग ऑर्गेनाइजेशन में क्यों हायर किए जाते हैं? बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी इन द वर्क में काफी सारा डाइवर्सिटी है, वर्क प्रेशर से हर बैकग्राउंड्स के, हर एजुकेशनल बैकग्राउंड्स के लोगों का लेना जरूरी है। देन ये पूरा चीजों को मैनेज करना, इस कॉम्प्लेक्स जॉब को मैनेज करना पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है। नंबर 4 पॉइंट है आपके मेंटेनिंग कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट्स। अब कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट्स है, उसमें हमें कैसे तरह के वर्कफोर्स चाहिए, कैसे एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए, जो कॉम्पिटेंट है, काबिल है, कमिटेड है टुवर्ड्स देयर वर्क, वैसे लोग चाहिए, ना कि लेजी लोग चाहिए हमें। ठीक है, तो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ मार्केट कंपटीशन फॉर एंटरप्राइजेज हैव बीन ग्रोइंग फास्ट विद ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड देयर आर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी ऑफ लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। अभी हमारी जो कंपटीशन है किस चीज को लेकर के है? लो कॉस्ट में हमें प्रोडक्शन करना है, इसको लेकर के कंपटीशन है। एंड बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आ रखे मार्केट में, उनके बीच बहुत हाई कंपटीशन है, तो हमें लो कॉस्ट प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन के लिए हमें एक कंपिटेटिव स्ट्रेटेजी रिक्वायर्ड है which may enable the company to secure a competitive edge, और तभी कंपनी competitive edge में आगे जा सकता है, competitive
इन्वायरमेंट्स को फेस कर सकता है, और इसके लिए क्या होना चाहिए, हमें कॉम्पिटेंट एंड केपेबल लोग कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट्स को फेस करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, और ये मेंटेन करने का काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का है। उसके लिए लोग ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5 नंबर 5 पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी। डेवलपमेंट ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी, an enterprise succeed in achieving its strategic objectives mainly on the basis of the capabilities in the technical, marketing and human skill in area of the crucial importance। कोई भी enterprise अगर अपने ऑब्जेक्ट को सक्सेसफुली अचीव कर पाता है, वह सिर्फ टेक्निकल, मार्केटिंग और ह्यूमन स्किल के कैपेबिलिटी के बदौलत हो पाता है, उनके वजह से हो पाता है। These are known as the core competencies of the organization which are unique internal strength not possessed by the competitors। core competency क्या है? core competency मतलब हमारी strength क्या है, और किसी भी organizations का क्या लिखा है, an organization succeeded in achieving its strategic objectives। कोई भी organization अपने strategic objectives को achieve कर पाता है, वह किस basis पे कर पाता है, on the basis of its technical capability, marketing capability and human skill in the area of the crucial importance। जो crucial area है, जैसे प्रोडक्शन क्रूशियल एरिया है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट के डिजाइन को मेंटेन करना, उसकी क्वालिटी को, वर्क क्वालिटी को मेंटेन करना, ये सब क्रूशियल एरिया होता है। और इस यहाँ पर हमारी जो ह्यूमन स्किल है, टेक्निकल टीम है, मार्केटिंग टीम है, इन सब लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इनकी कॉम्पिटेंसी हमारी स्ट्रेंथ होती है ऑर्गेनाइजेशंस की, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्ट को अचीव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, empowered workforce as an active resource। empowered workforce as an active resource। Number 6 point, HR strategy is best managed। human resource strategy को कब best managed बोला जाता है? when the members of an organization are individually in control of their work and are able to realize their potentials with empowerment to take relevant decisions on their own। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी को बेस्ट मैनेज्ड होना कब बोला जाएगा? जब ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर, दैट मींस ऑर्गेनाइजेशंस का एम्प्लॉय के कंट्रोल में वर्क होगा, इन कंट्रोल ऑफ देयर वर्क एंड आर एबल टू रियलाइज देयर पोटेंशियल्स। वो अपने पोटेंशियल्स को समझेंगे, अपने एम्पावर्ड वर्क में अपने बेहतर डिसीजंस ले सकेंगे, वर्क ठीक से कर पाएंगे। दिस इज लाइकली टू सिक्योर एंड्यूरिंग परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द अचीवमेंट्स होता है। अप्रोप्रिएट वर्क कल्चर एंड एथिकल नॉर्म्स होने से, देखिए, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट द बेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मेंबर्स अनलेस इंडिविजुअल डेवलप अ लाइकिंग फॉर चैलेंजिंग जॉब। कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉय है, अगर वह सिर्फ अपने आप को ये समझ के जॉब करे कि मैं तो सिर्फ एम्प्लॉय हूं, मुझे तो सैलरी के लिए काम करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा। कभी एम्प्लॉय, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन तभी ज्यादा सक्सेसफुल हो पाता है जब उसका एम्प्लॉय, उसके मेंबर्स एक चैलेंजिंग नेचर में जॉब को लेते हैं कि नहीं, मुझे ये काम करना है, एकदम मुझे ये काम करके निकलना है, एथिकल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, वर्क के टुवर्ड्स डेडिकेटेड होकर काम करते हैं, तब जाकर के ऑर्गेनाइजेशंस की सक्सेस आती है। उनके भी बेनिफिट्स होते हैं, उनके भी प्रमोशंस होते हैं, उनके भी जॉब सैलरीज वगैरह सभी बढ़ते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्यादा सक्सेसफुल होने से उसके मेंबर्स और एम्प्लॉइज के कंट्रीब्यूशंस होने चाहिए, उनका वर्क के टुवर्ड्स लाइकिंग होना पड़ेगा एंड एथिकल नॉर्म्स फॉलो होना चाहिए। तो ये आपके 7 पॉइंट्स है, इसको अच्छे से आप करेंगे। और मैकेंजी 7 फ्रेमवर्क, देखिए क्या है ये 7S फ्रेमवर्क फिट इनटू द सपोर्ट द स्ट्रेटेजी। 7S करके आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा। नंबर 1, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होता है? अ सेट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस एम्ड एट गेनिंग अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। स्ट्रेटेजी क्या होता है? स्ट्रेटेजी इज अ सेट ऑफ डिसीजंस, set of actions which is aimed at gaining the competitive advantage, जिसको हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं, ऐसे एक्शंस लेते हैं ताकि हम competitive advantage over our competitors ले सकें। सेकंड एस क्या है? स्ट्रक्चर। The organization's chart and associated information that shows who report to whom and how tasks are both divided and integrated। स्ट्रक्चर मतलब वर्क स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, ये वर्क स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में कैसे एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस में इंफॉर्मेशन कौन किसको पास करेगा, कौन किसको ऑर्डर पास करेगा, कौन किसको अपने वर्क का रिपोर्ट देगा, ये सारा चीजों का एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बना हुआ है, जिससे और डिवाइडेड किया हुआ है इंटीग्रेटेड जॉब की कौन लोग मिलके काम करेंगे। सो एक वर्क स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एस क्या है? सिस्टम।
the flow of activities involved in the daily operation of a business, the flow of activities involved in the daily operation of the business including its core process and its support system. core process and support system दोनों को मिलाकर के systems बोला जाता है. स्टाइल क्या है? how managers collectively spend their time and attention and how they use symbolic behavior. how management act in more important than the management stage. management जितना बोलता है, how management act in more important than what management says. स्टाफ क्या है? how companies develop employee and set basic values for the employees. नेक्स्ट शेयर्ड वैल्यूज. ये 7S का नाम जो हेडिंग है ना, ये एकदम आपको याद करके रखना होगा. 7S कॉमनली हेल्ड बिलीफ्स, माइंडसेट. शेयर्ड वैल्यू क्या है? कॉमनली हेल्ड बिलीफ्स, माइंडसेट एंड एजम्पशंस दैट शेप हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन बिहेव्स इट्स कॉर्पोरेट कल्चर. कैसे ऑर्गेनाइजेशंस बिहेव करता है, ऑर्गेनाइजेशंस के बिलीफ्स, माइंडसेट, एथिकल्स, वैल्यूज एक्सेट्रा शेयर्ड वैल्यूज में आते हैं. स्किल क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशन डोमिनेंट कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज. हर ऑर्गेनाइजेशन का ना अपना कुछ एक डोमिनेंट कैपेबिलिटीज होता है, डोमिनेंट कॉम्पिटेंसीज होता है. जो उसकी कोर एरिया है, जो उसका पावरफुल एरिया है, उसको हम लोग स्किल बोलते हैं. जिसके वजह से वह क्या करता है? अपने कंपिटिटर्स के ऊपर एडवांटेज ले पाता है. नेक्स्ट हमारे पॉइंट है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. देखिए बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग को, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज नोन एज द बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट. इसको इतने सारे नाम से जानते हैं. बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इज नोन एज द बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन, बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन, बिजनेस प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस प्रोसेस चेंज मैनेजमेंट. इसमें क्या होता है? इसमें बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में डेवलप विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स, विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करना, अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग प्रोसेस, आइडेंटिफाई प्रोसेस फॉर रीडिजाइन, प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई द चेंज लीवर्स इन द वर्क्स, इंप्लीमेंट द न्यू प्रोसेस, मेक न्यू प्रोसेस ऑपरेशनल, न्यू प्रोसेस को इंप्लीमेंट करना, न्यू प्रोसेस को ऑपरेशन में ले आना, एंड इवेल्युएट द न्यू प्रोसेस एंड ऑनगोइंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. एंड इंप्रूवमेंट इससे आएगा. री इंजीनियरिंग देखिए क्या है? री इंजीनियरिंग, ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं. री इंजीनियरिंग इज द फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिजाइन ऑफ द बिजनेस प्रोसेस टू अचीव ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन द क्रिटिकल कॉन्टेम्परेरी मेजर ऑफ परफॉर्मेंस सच एज द कॉस्ट, क्वालिटी, सर्विस, स्पीड. री इंजीनियरिंग क्या है? री इंजीनियरिंग इज द फंडामेंटल रीथिंकिंग, रेडिकल रीडिजाइन ऑफ बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस को रीडिजाइन करना, टू अचीव द ड्रामेटिकल्स इंप्रूवमेंट इन द क्रिटिकल कंटेम्परेरी मेजर सच एज द कॉस्ट में इंप्रूवमेंट हो सके, क्वालिटी इंप्रूव, कॉस्ट में इंप्रूवमेंट मतलब कॉस्ट को मिनिमाइज किया जा सके, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, सर्विस इंप्रूवमेंट, स्पीड इन द वर्क, इसको री इंजीनियरिंग करना बोलते हैं. प्रोसेस क्या है? प्रोसेस आप खुद से पढ़ोगे यहाँ पे. फिर प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बीपीआर का मतलब क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग. प्रिंसिपल्स ऑफ बीपीआर में क्या है? रीडिजाइन, रीटूल एंड रीऑर्केस्ट्रेट, मतलब रिन्यू करना, रिन्यू करना. इसमें रीडिजाइन में क्या है? सिंप्लीफाई, स्टैंडर्डाइज, इंपावरिंग, एम्प्लॉयशिप, ग्रुप वेयर, मेजरमेंट्स. रीटूल में नेटवर्किंग, इंट्रेंड्स एंड एक्स्ट्रानेट्स वर्कफ्लो. देन आफ्टर आपको 3R ऑफ री इंजीनियरिंग यहां पर बताया है. रीऑर्केस्ट्रेट का मतलब होता है, यहां पे सी नहीं है, सी कटा हुआ, ठीक है ना. रीऑर्केस्ट्रेट का मतलब होता है रिन्यू, ठीक है भाई, रिन्यू. तो इसमें सिंक्रोनाइज, प्रोसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स. 3Rs क्या क्या यहां पे देखिए. ये रीडिंग स्टफ है जस्ट, इसमें कुछ हमारे पढ़ाने लायक नहीं है ऐसे, बस ये रीडिंग स्टेप है. In order to implement the business process re-engineering to an enterprise, the following key actions need to be taken by the enterprise. Enterprise को क्या क्या key action लेने चाहिए? Selection of strategic process for redesign, simplify new processes, minimize steps,
ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ एम्प्लॉय फॉर ईच प्रोसेस एंड असाइन अ रोल फॉर द प्रोसेस कोऑर्डिनेटर। फिर ऑर्गेनाइज द वर्क फ्लो, ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ऑर्गेनाइज द वर्क फ्लो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कंट्रोल के लिए। ट्रेन द प्रोसेस टीम ऑफ एफिशिएंटली मैनेज एंड ऑपरेट द न्यू प्रोसेस। ये जस्ट रीडिंग स्टफ पॉइंट है, इसको आपको पढ़ लेना है। देन आफ्टर in vision stage, the company review the existing strategy and business processes. Based on the review business process for improvement and targeted and information technology opportunities are identified. In vision stage क्या होता है? In vision stage the company review the existing strategy, कंपनी अपने existing strategy को review करती है, business processes को review करती है और इसके बाद से अपने इंप्रूवमेंट के लिए, नया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज के लिए वर्क करती है। इनिशिएशन स्टेज क्या होता है? प्रोजेक्ट टीम आर असाइंड, परफॉर्मेंस गोल्स, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड एम्प्लॉय नोटिफिकेशंस आर सेट। डायग्नोसिस स्टेज क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोसेसेस एंड सब प्रोसेसेस टेक प्लेस इन टर्म ऑफ द प्रोसेस एट्रीब्यूट्स, एक्टिविटीज, रिसोर्स, कम्युनिकेशन, रोल्स, आईटीज एंड कॉस्ट। एंड फिर आता है आपका रीडिजाइन स्टेज। न्यू प्रोसेस डिजाइन इज डेवलप्ड बाय द डिविजिंग प्रोसेस डिजाइन अल्टरनेटिव्स एंड थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड क्रिएटिविटी टेक्निक्स। ये सब मतलब आपका ये सब रीडिंग स्टफ पॉइंट्स हैं। रिकंस्ट्रक्शन स्टेज है एंड फिर इवैल्यूएशन स्टेज है। इसके बाद क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, जो पॉइंट आपको पढ़ने हैं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, कोर कॉम्पिटेंस एंड क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या होते हैं? कोर कॉम्पिटेंस आर एक्टिविटीज और प्रोसेसेस दैट क्रिटिकली अंडरपिन एन ऑर्गेनाइजेशंस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। द कोर कॉम्पिटेंस हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कोर कॉम्पिटेंस एरिया का फीचर्स क्या है? प्रोवाइड द डिस्टिंक्टिव एडवांटेज टू द कंपनी। अगर हमारा कोर कॉम्पिटेंस जो एरिया है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है? दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से सेपरेट करता है और हमें ज्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करता है। हमारे जो कंपटीटर है, उन कंपटीटर लोगों के लिए इमिटेट कर पाना, उसको कोर कॉम्पिटेंट एरिया को पकड़ पाना मुश्किल होता है। कॉम्पिटेंस रेयर होता है। कॉम्पिटेंस इज कंसर्न विथ मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज और द प्रोसेस। कॉम्पिटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स वर्क को, हार्ड वर्क को हम इजिली क्या कर पाते हैं? उसको सॉल्व कर पाते हैं। कंपटीटर्स आर नॉट क्लियर विच रिसोर्स एंड कॉम्पिटेंस हैव कॉज्ड द सक्सेस ऑफ द फर्म। दुनिया में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, आप एप्पल को ले लो, सैमसंग कंपनी को ले लो, अदर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी, आप अदर्स फील्ड में भी ले लो अगर, तो एलोन मस्क की कंपनी को ले लो। तो ये लोग क्या है? इनके कुछ ऐसे रिसोर्स है, कोर कॉम्पिटेंस एरिया है, जो उनके कंपटीटर को नहीं पता चल पाता और ये सक्सेसफुल हो जा रहे हैं। दिस इज नोन एज द कैजुअल एम्बिग्यूटी। द कॉम्पिटेंस इज एम्बेडेड इन द कल्चर। उसके कल्चर में ही कॉम्पिटेंस है, कैपेबिलिटी है। दे मेक द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू कस्टमर वैल्यू एंड एंड प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द फर्म टू द कस्टमर। दे प्रोवाइड कोर कॉम्पिटेंस प्रोवाइड एक्सेस टू अ वाइड वेराइटी ऑफ मार्केट प्रोवाइड करता है। फिर एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है? क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आर दोज प्रोडक्ट फीचर्स विच आर पार्टिकुलरली वैल्यूड बाय अ ग्रुप ऑफ कस्टमर। वह प्रोडक्ट का वह फीचर जो जिसको वैल्यू एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल उसके लिए वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर वेयर द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एक्सेल इन ऑर्डर टू आउट परफॉर्म कंपटीशन। और यहां पर कंपटीशन में ऑर्गेनाइजेशन आगे रहता है। जैसे क्या हो सकते हैं? CSF कोर सक्सेस फैक्टर क्या क्या हो सकता है? स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल है, द एक्सटेंट ऑफ सर्विस सपोर्ट एक्सपेक्टेड बाय द कस्टमर्स। ऑटोमोबाइल कंपनीज हैव टू इन्वेस्ट इन बिल्डिंग अ नेशनल नेटवर्क ऑफ ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशंस टू इंश्योर सर्विस डिलीवरी टू देयर कस्टमर्स। अब ये स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री, जैसे इसमें क्या है? आप कार परचेज करने जाते हो, आप छोड़ दो ना कार, आप मोबाइल फोन परचेज करने जाते हो, तो आप इस बात का तो पहले केयर करोगे ना कि अगर हमारा मोबाइल परचेज करने के विद इन 2 मंथ ही खराब हो गया तो क्या इसके सर्विस सेंटर हमारे सिटी में इजिली एक्सेसिबल है? तो स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी क्या है? इंडस्ट्री पोजीशन एंड जियोग्राफिक लोकेशन।
CSF आर ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम द अबव फैक्टर्स के इंडस्ट्री का पोजीशन, जियोग्राफिकल लोकेशंस क्या है, द लार्ज पूल ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग मैन पावर मेक्स इंडिया एन अट्रैक्टिव लोकेशन फॉर द आउटसोर्सिंग द बीपीओ नीड ऑफ अमेरिकन एंड द ब्रिटिश कंपनीज। यहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले ज्यादा लोग, इसलिए वे लोग बीपीओ सर्विसेज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग अमेरिकन और ब्रिटिश फॉर्म का इंडिया से होता है। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, CSF may also arise out of the general business environments of the firms like the deregulation of Indian industry with the deregulation of telecommunication industry। environmental factors हैं में प्राइवेट कंपनीज हैज अपॉर्चुनिटीज ऑफ द ग्रोथ इन दिस फील्ड। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर्स से डीरेगुलेट होकर के प्राइवेट सेक्टर्स के हाथों में जा रहा है, यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज को ग्रो करने का अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। टेम्पोरल फैक्टर्स, certain short term organizations development like sudden loss of the critical manpower or break up the family owned business may necessitate CSF like appointment of the new CEO or rebuilding of the company's image। ये temporal factors भी हैं। In order to identify CSF critical success factor in the industry there are 3 important areas। हमें समझना होगा कस्टमर, कंपटीशन, कॉर्पोरेशन, ये 3 हमें अंडरस्टैंड करना होता है। यही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आप इसको थोड़ा अच्छे से रिविजन अगर कर लेते हो तो आप आराम से अपने एग्जाम्स में देकर के इस 30 में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और बाकी अब हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऊपर भी आपके क्लासेस जल्दी ही आने वाले हैं। बहुत जल्दी सारे चैप्टर्स को आपको रिवीजन कराया जाएगा इन शॉर्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेनिफिट मिलेगा आपको। चलिए, थैंक यू।